हेलो बच्चों, मैं हूं अंकित तिवारी राइज एकेडमी से। आ गया हूं मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। इसके पहले भी आई होप आपका टेंथ के एग्जाम्स आने वाले हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप सारे सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे होगे। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितना हो सके उतना टाइम आप देते रहे। हमारे प्लेटफॉर्म से राइज एकेडमी से भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा, अगर आप देख रहे होंगे इसके साथ टच में है, अगर नहीं है तो बिल्कुल टच में रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस ये सारी चीज़ें मिलती रहें। और रही बात अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा के कुछ हॉट क्वेश्चंस अभी आपके पास गए होंगे। बहुत सारे हॉट क्वेश्चंस विकी सर ने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उन्हें भी प्रैक्टिस करते रहें। अभी आज से मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो साइंस के लिए है, साइंस 1 के लिए। साइंस 1 के हम हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाएंगे। मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मतलब बचा सकूं आपका, बहुत कम टाइम में, हाफ एन आवर में, 35 मिनट में, 40 मिनट्स में, जितने भी कम टाइम में हो सकता है उतने टाइम में मैं वीडियो बना दूं और आप तक पहुंचा दूं, सो दैट कि आपका टाइम जितना हो सके उतना बच सके। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहले ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हमारे लास्ट चैप्टर तक हम जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि आप फुल्ली फोकस्ड रहो इस टाइम पे। जो आपके पास कम टाइम बचा हुआ है उस टाइम का सही यूज करो। 1-1.5 महीने की तैयारी बची है बच्चों, तो उन 1-1.5 महीने में जितना हो सके जी जान लगा दो, जो जो कर सकते हो। जितना टाइम जब आपको लगे कि हाँ आपका पढ़ने का मन अभी इस टाइम पे नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे रिवीजन कर लो। बट जब पढ़ने का मन करे तो कुछ सीखने में उसका टाइम लगाओ। तो बहुत कुछ है करने के लिए। आप अगर चाहेंगे तो आप ये 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने परसेंटेज को जितना चाहो उतना इंप्रूव कर सकते हो। बस डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। ठीक है, तो सारे वीडियोस जा रहे हैं। जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो आपके पास पहुंच ही गए हैं। ज्योमेट्री का मैं धीरे पहले साइंस का मैं कर लूं, उसके बाद फिर ज्योमेट्री के भी मैं हॉट क्वेश्चंस लाने वाला हूं। जैसे अलजेब्रा के गए वैसे ज्योमेट्री के भी जाएंगे हॉट क्वेश्चंस। थ्योरम्स का आपको पता होगा, ज्योमेट्री के थ्योरम्स के वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं। एक वीडियो आपका बचा हुआ है अपोलोनियस थ्योरम का, वो मैं बहुत जल्दी ही अलग से बना के मैं डालने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपोलोनियस थ्योरम में काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो आप भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूं कि हमें क्या चीजें करनी है, क्या क्या पढ़ना है, हमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम चैप्टर की बात करें कि हम साइंस की इस जर्नी को लेके कैसे जाने वाले हैं, पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, तो उनको कंप्लीट करने का मैंने एक पैटर्न बनाया कि हम हर एक चैप्टर के लिए एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे, जो 35-40 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। आप उन्हें देखो, ढंग से देखो, डिटेल में देखो। मैंने वही टॉपिक्स बहुत ज्यादा मतलब चैप्टर को अगर ऐसा बोला जाए तो हर एक डेफिनेशन, हर एक चीज लेने की कोशिश मैंने नहीं की है। मैंने सिर्फ उतनी ही चीजों पे ज्यादा फोकस किया है जो चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर 35-40 मिनट्स में या 50 मिनट्स में, विद इन 1 आवर के बीच अंदर ही अगर हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो ऑफकोर्स थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सीरीज रहेगा साइंस का, वो पूरा का पूरा चलने वाला है किसके बेस पे, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बोर्ड में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं और क्या क्या आपको आना चाहिए। हाँ, इस वन शॉट के वीडियो में गाइस मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया हूं, मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स टाइम लेते हैं, आपको ही पता है। तो न्यूमेरिकल्स अगर देखना रहेगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ ही मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज बनाऊंगा मैं, तो उसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। हाँ, बट थियरी पार्ट की अगर हम बात करें तो थियरी के सारे कंसेप्ट यहाँ पे रहेंगे, यहीं से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा और कोई भी चीज आपको पूछा जाने वाला नहीं है। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, वन शॉट वीडियो गाइस। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो कंप्लीट हो इसके लिए मैंने टोटल 9 पेजेस पहले से ही डिजाइन करके रखे हैं, कि आपको कौन से वो 9 पेजेस के ऊपर, इन्हीं 9 पेज में हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना। पूरा थियरी पार्ट इसका कंप्लीट होना चाहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जब जैसे ही आपने अपनी बुक में स्टार्ट किया होगा, अपनी टेक्स्ट बुक को आपने ओपन किया होगा, तो आपने देखा होगा सबसे पहला टॉपिक जो आपको मिलता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का मिलता है। किसका मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। उसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। नोटबुक और पेन लेके बैठे, स्क्रीनशॉट ना लें,
मैं यही चाहूंगा, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है जिस टाइम पे अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊं थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और उसको कंप्लीटली एकदम अच्छे से अपने नोटबुक में राइट डाउन करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहली बात यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है और जरूरत इसकी क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है, और इस चैप्टर में ये क्यों आया है। ग्रेविटेशन अगर हम चैप्टर की बात करें तो ऊपर ऊपर से अगर मैं बताऊं तो ग्रेविटेशन चैप्टर न्यूटन ने बनाया है, बट न्यूटन ने ही बनाया है ऐसा नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इसके ऊपर काम किया है। न्यूटन के पहले भी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बताई हैं और न्यूटन के बाद भी कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं। फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, समझो। मान लो अगर कोई बॉडी, गाइस, कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, थोड़ा हम समझते हैं इस चीज को, 1 सेकेंड। मान लो कोई एक पार्टिकल है बच्चों जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो सर्कल में अगर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? सर्कल में अगर घूम रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। हालांकि सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन मैं यहां देना चाहता था, बट जरूरी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle, है ना। अगर किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई चीज घूम रही है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री पे। जैसे मान लो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए तुम्हारे घर पे लोग जाते होंगे, तो वो गार्डन कैसा है? मान लो गार्डन अगर सर्कुलर है तो ऐसा थोड़ी है कि गार्डन के अंदर ऐसे ऐसे घूमेंगे, नहीं, जैसी बाउंड्री रहती है उसी बाउंड्री के ऊपर चक्कर मारेंगे। तो जो चक्कर मार रहे हैं, जो घूम रहे हैं, वो कौन सा मोशन कहलाएगा? हमारा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो मान लो अगर कोई बॉडी है हमारे पास, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है यहां से यहां, और ये रहा सेंटर, ये हम मान लेते हैं उसका रेडियस हो गया जिस सर्कल का वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो मान लो पार्टिकल यहां पे है, तो न्यूटन का अगर पहला लॉ याद हो तो कोई बॉडी अपना डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता बच्चों। मतलब कोई बॉडी अगर ऐसे जा रहा है तो वो इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, वो ऐसा ही जाएगा। अपना डायरेक्शन खुद से वो चेंज करने वाला नहीं है। बट अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक बाहर से फोर्स लग रहा है। तो यहां पे अगर हम चेक करें सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल यहां पे होगा, मान लो मैं एक काम करता हूं, दूसरा डायग्राम ले लेता हूं। ये डायग्राम थोड़ा कुछ ज्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, दूसरा डायग्राम लेते हैं। मान लो ये वाला, हाँ ये ठीक है। तो ये रेडियस आर हो गया। मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ पे है जो घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो घूम रहा है ये एक्चुअल में इस जगह पे, इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? सीधा। या अगर आप खुद से सोचो, यहां पे अगर कोई चीज इसे इसे अगर मैं थ्रेड से बांध के नहीं रखा होता तो ये कहां जाता? सीधे की तरफ जाता, इस तरफ। बट एक्चुअल में ये उधर जा ही नहीं रहा है, जा तो ये इस तरफ मुड़ गया है। तो अगर आप खुद से सोचो, न्यूटन ने तो क्या बोला था कि अपना डायरेक्शन खुद से तो चेंज करेगा नहीं। तो खुद से नहीं चेंज कर रहा है तो मतलब कोई और है जो यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि ये जा तो सीधा नहीं रहा है, ये थोड़ा मुड़ जा रहा है। तो किस तरफ मुड़ रहा है? अंदर की तरफ। तो मतलब इसे किस तरफ फोर्स लगा होगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। और जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स लगेगा, मतलब अंदर की तरफ इसे किसी ने खींचा। किस तरफ? अंदर की तरफ। मतलब जब पार्टिकल यहां होगा तब वो यहां जाने की कोशिश कर रहा है, बट उसे किसी ने किस तरफ खींच लिया? अंदर की तरफ। तो वो बेचारा यहां से भी मुड़ गया। मान लो जब पार्टिकल यहां होगा तो वो यहां जाने की कोशिश कर रहा होगा, बट फिर से किसी ने इसे अंदर की तरफ खींच लिया तो वो इस तरफ खींचा होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि एक फोर्स हमेशा लग रहा है सर्कुलर मोशन के टाइम पे, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। गाइस किसकी तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और नाम है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ ही लग रहा हो, ठीक है, सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन यहां पे हमने लिखा हुआ है, जरा आप ध्यान से देख लो। अ फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक्ट कर रहा हो व्हाइल सर्कुलर मोशन। कब? जब सर्कुलर मोशन हो रहा। ऐसा नहीं कि सर्कल बना दिया तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, नहीं, मोशन होना चाहिए सर्कुलर मोशन, तब जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसे ही बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एल है बच्चों। क्या है? एल, सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो क्लियर है? पहला डेफिनेशन यही पूछा गया था सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। डेफिनेशन क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का? अ फोर्स व्हिच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाइल सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज और ध्यान में रखोगे, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा ना,
कोई सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। सर्कुलर मोशन का मतलब यही नहीं होता कि चीजें से एकदम सर्कल में घूमेगा, यही नहीं होता कि एकदम सर्कल में घूमे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जरा देखो, मान लो कोई रोड है, रोड कुछ इस तरीके से, यहां पे कोई गाड़ी अगर जा रही है, कोई व्हीकल है, कोई कार है, कोई बाइक है, तुम चल के जा रहे हो, तो तुम भी तो एक्चुअली सर्कुलर में घूम रहे हो। अगर तुम सर्कल में घूम रहे हो तो इस सर्कल का भी तो कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, ऐसा बना लूं मैं, ये सेंटर होगा। तो यहां पे तब भी फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स भी कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा यही क्यों, मान लो हम यहाँ पे सन है, ये सन है, सन के अराउंड तुमने अर्थ के बारे में पढ़ाई है कि अर्थ सन के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कैसे कैसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो अगर गोल गोल घूम रहा है तो ये भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जितने भी, अच्छा थोड़ा केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन भी अपने न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। मतलब मेरे सब कहने का मतलब सिर्फ इतना निकल के आता है, जहां पे भी कोई चीज सर्कल में घूम रही है वहां सेंट्रीपिटल फोर्स का होना नेसेसरी है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिया जाता है, बट होता जरूर है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अ फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाइल सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे ही बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे चलो अब ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सर सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम है, पहला क्वेश्चन तो ये भी आ जाता भाई। ठीक है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम आ गया। तो देखो अगर मान लो ये सन है हमारा, ठीक है, मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है येलो कलर का, और यहीं से, एक सेकंड रुक जाएंगे, मान लो ये सन है हमारा और ये प्लैनेट है, यहां पे ये हमारा अर्थ, अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो क्यों हमें पढ़ना जरूरी है ये समझो, ये गोल गोल कुछ इस तरीके से घूम रहा है। अब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मतलब सेंटर की तरफ कोई एक फोर्स लगना चाहिए, और उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपीएफ। ठीक है, क्या सन ने अर्थ को किसी रस्सी से बांध के रखा है, नहीं। क्या सन और ये मून मैग्नेट है, नहीं। तो भी ये सन जो है अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, कौन से फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, एक्चुअली में यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लैनेटरी मोशन में, अब देखो यहां पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया आपका, कि इन प्लैनेटरी मोशन, अगर प्लैनेट का जो मोशन हो रहा है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। कौन सा फोर्स, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे क्या है ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, जो हमारा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम आया है। ठीक है, फॉर्मूला अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों होता है mv²/r। ठीक है, mv²/r। जरा इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, और r होता है हमारा रेडियस। ठीक है, और फोर्स है तो इसकी यूनिट जो होगी बच्चों वो होगी न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अच्छा फोर्स का एक और फॉर्मूला आप याद रखोगे, आगे चल के हमें यूज करना है, तो इसलिए याद रखोगे। फोर्स का जो मेन फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी आपने पढ़ा था, वो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला फॉर्मूला यहीं से, अगर यहां पे भी देखोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, ये मास बन गया, ये पूरा टर्म बना हमारा एक्सेलरेशन। बट उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझो। तो क्या आपको क्लियर है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, कब, जब बॉडी कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट पेज हमारा यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब बचे हमारे पास 8 पेज। 8वें पेज में से दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो केपलर्स लॉ के ऊपर है। काफी अच्छा टॉपिक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, बहुत आईएमपी है, मतलब जितना मैं लिखूं उतना कम है, ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज तो मैं देना नहीं चाहूंगा इसके बारे में, बट मैं अभी के लिए इतना बता दूं कि केपलर्स का जो लॉ है ये सिर्फ केपलर्स का ही लॉ नहीं कहलाता। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टाइको ब्राहे, उन्होंने भी इस लॉ को बनाया। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि केपलर ने टाइको ब्राहे के लॉ को चोरी किया है, फिर बताया, बट नो वन नोस कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। बट हाँ, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये लॉ बेस्ड है पूरा का पूरा प्लैनेटरी मोशन पे, प्लैनेटरी मोशन, कि प्लैनेट का जो मोशन होता है उसी पे बेस्ड ये पूरा का पूरा लॉ है, पूरा।
क्या है ये लॉ, जरा समझते हैं। पहला लॉ देखो दिया है, फर्स्ट लॉ क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई, विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई यहां पे कुछ नए नए नाम मिले हैं आपको, एक फोकाई, दूसरा एलिप्स, ठीक है। तो एलिप्स क्या होता है जरा समझो, एलिप्स का शेप कुछ ऐसा होता है बच्चों, दिस इज द शेप ऑफ एलिप्स, ठीक। एलिप्स में देखोगे तो अगर इसको मैं ऐसे डिवीजन करूं तो इसके दो एक्सिस निकलेंगे, एक ये वाली एक्सिस दिख रही है इतनी बड़ी, एक छोटी वाली दिख रही है। जो बड़ी वाली एक्सिस है इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस बच्चों, और ये जो छोटी वाली है इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे हम इसे, माइनर एक्सिस, ठीक है। सिर्फ काम की बातों पे ध्यान देंगे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अगर यही इसी की जगह सर्कल होता तो सर्कल के पास एक सेंटर होता है, ये रहा सेंटर सर्कल का, बट एलिप्स के पास दो फोकस होते हैं बच्चों। अगर आप कभी देखोगे, कभी आपको बताया जाए कि एलिप्स कैसे बनाना, मैं बता देता हूं एलिप्स कैसे बनाना है। एक काम करो, खिल्ला पता है ना, निडल, उसको लो, दो खिल्ले यहां पे गाड़ दो, एक यहां पे गाड़ दो, एक यहां पे गाड़ दो, ठीक है, बना दिया इतना। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक धागा बांध दो, और थोड़ा लूज बांधना गाइस, एकदम टाइट बांधोगे तो एलिप्स बन नहीं पाएगा, लूज बांधना ऐसे। और उसके बाद एक पेंसिल लेना, पेंसिल समझ रहे हो ना, पेंसिल लेके यहां पे लगाना धागे के बीच में और फंसा के एकदम खींच लेना, तो जब खींचोगे तो ये पेंसिल ऐसी बन जाएगी, बोलो हाँ या ना। और एक काम करना, उसी पेंसिल को ऐसे टहलाते टहलाते तुम घुमा देना, जब घुमाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एलिप्स का शेप बनेगा। तो एलिप्स का शेप कौन से दो चीजों से मिल, किन दो पॉइंट की वजह से बना है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, इन्हें ही बोला जाता है एलिप्स का फोकस। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, दो पिन लेना, ऐसे दो जगह बांध लेना, उसमें एक धागा बांधना, एक और धागा बांधना, पूरा लूज बांधना थोड़ा, और पेंसिल अटका के थोड़ा खींच के उसके बाद एकदम बॉर्डर पे ऐसे घुमाना। जैसे एक पहले एक गैजेट आता था ना जिसमें बहुत सारे फूल बनते थे, उसमें ऐसा छोटे छोटे पॉइंट्स लगे रहते थे, पेंसिल डाल के लोग घुमाते थे तो अलग अलग शेप बनता था, वैसा ही कुछ काम करना है। खैर, तो एलिप्स ये चीज होती है, ठीक है। आपको एलिप्स के बारे में बहुत ज्यादा जानना होगा तो 11th में मिलेंगे हम। 11th में काफी कुछ चीजें एलिप्स के बारे में, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत कुछ है। खैर, तो प्लैनेटरी मोशन में इन्होंने क्या बोला, तो यहाँ पे हम दो फोकस इसके बना लेते हैं गाइस, एक ये फोकस है और एक ये फोकस है, ठीक है, एक ये फोकस, एक ये फोकस, मान लेते हैं दो फोकस है। तो केपलर ने पहले लॉ में क्या बोला कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। जो प्लैनेट है, मान लेते हैं अर्थ, अर्थ कौन से कलर का है, ग्रीन, तो ग्रीन ले लेते हैं, मान लो ये अर्थ है। अर्थ जो है, कोई भी, ये जो अर्थ है, ये जो मोशन कर रहा है सन के अराउंड, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया कि एक्चुअल में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बट रियल में सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे हैं, रियल में कौन सा मोशन कर रहे हैं, एलिप्टिकल मोशन कर रहे हैं, एलिप्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, एलिप्स बना रहे हैं, और इसे ही एलिप्स बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट, अर्थ अपने, अर्थ जो है वो एलिप्स के शेप में घूमता है, और सन उस टाइम पे या तो इस वाले फोकस पे रहेगा या तो इस वाले, दोनों में से किसी एक फोकस पे रहेगा, या तो इस वाले पे रहेगा या तो इस वाले पे। अब दो दो सन तो है नहीं दोनों जगह रहेंगे, तो या तो इस पे रहेगा या तो इस पे। मतलब क्या बोला गया, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई क्यों बोला गया, फोकस क्यों नहीं बोला गया, एक होता तो फोकस बोलते, दो है तो फोकाई बोला गया, कि दोनों में से किसी एक फोकस पे सन रहेगा और प्लैनेट उसके अराउंड कौन सा मोशन करने वाला है, एलिप्टिकल मोशन। कौन सा मोशन, एलिप्टिकल मोशन, एलिप्टिकल मोशन गाइस, कौन सा मोशन, एलिप्टिकल मोशन। तो पहला लॉ क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो बात करते हैं हम सेकंड लॉ, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड क्या है, ठीक है। ये सब हटा देता हूं, कुछ काम के नहीं है ये सब, है ना। चलो ध्यान दो, दूसरा लॉ हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, अगर मान लो, सब ऐसा सिंपल समझ के सोचो कि मान लो मैंने एक रस्सी है मेरे पास, पहले समझ लेते, मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको समझ लो, उसके बाद फिर तुम्हें ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो मेरे पास एक रस्सी है और मैंने उसमें आपको बांध के रखा है, और मैंने धीरे धीरे आपको खींचा। जब मैं धीरे धीरे खींचूंगा तो आप भी धीरे धीरे आओगे, लेकिन अगर मैंने फुल स्पीड में बहुत ज्यादा फोर्स लगा के खींचा तो क्या आप भी तेजी से आओगे, बिल्कुल आपकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट। मतलब अगर फोर्स ज्यादा लगाऊंगा मैं तो आपकी स्पीड फास्ट होगी, अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा तो आप धीरे धीरे आओगे। मतलब फोर्स और स्पीड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जब फोर्स ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी, जब फोर्स कम होगा तो स्पीड भी कम होगा। ये सीधी सी बात हो गई ना, मान लो आपका दोस्त है, आपने उसको बहुत जोर से धक्का दिया तो मुंह के बल गिरेगा बहुत स्पीड से, लेकिन तुमने धीरे से आराम से दिया तो फिर आपको भी पता है ये क्या होता है ना। तो वैसा ही कुछ चीजें हैं, जरा समझते हैं हम इस चीज को, सेकंड लॉ क्या बोलता है, ठीक है। सेकंड लॉ बोलता है कि मान लो, अब तो समझ गए आप कि एलिप्स में घूमता है,
सन इसके एक फोकस पे है, ये तो अर्थ बन गया, येलो कलर का सन बना लेते हैं आप, चमकता एकदम, ये रहा हमारा सन। अर्थ बना लेते हैं यहीं पे, ये अर्थ कहाँ है, ये रहा अर्थ, ग्रीन कलर का अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ घूम रहा है। इन्होंने बोला द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट, जरा ज्वाइन कर देते हैं, ये सन रहा ये प्लैनेट रहा, इनकी लाइन यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, हाँ ठीक है। इन्होंने बोला स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जरा समझते हैं। मान लेते हैं मैंने टाइम ले लिया 1 मंथ का, 1 मंथ का टाइम लिया, तो 1 मंथ में मैंने देखा कि अर्थ यहां से यहां पहुंच गया, कहां पहुंचा है, यहां पे, ठीक है। यहां से लाइन ज्वाइन किया, ये भी लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, और हमने ये एरिया निकाल लिया बच्चों, ये बीच का एरिया निकाल लिया हमने, इस एरिया को मैंने नाम दे दिया मान लो A1, ठीक है। फिर मैं छुट्टी मनाने चला गया, भाई इतनी 1 महीने तक काम किया, अब चला गया छुट्टी मनाने, छुट्टी उट्टी मना के मान लो 2-3 महीने बाद आया, तो मैं आके देख रहा हूं कि सन यहां पर, अर्थ यहां पहुंचा हुआ है। मैंने बोला चलो अब तो छुट्टियां कंप्लीट हो गई, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो मैंने 1 महीने और वेट किया, फिर से 1 महीने तक ऑब्जर्व किया, यहां पे भी देखा, यहां पे भी कितने मंथ था, 1 मंथ, यहां पे भी कितना मंथ, 1 मंथ, तो 1 मंथ में मैंने देखा कि अर्थ जो यहां से कुछ यहां पहुंच गया, ठीक है। फिर से मैं वही किया, लाइन ज्वाइन कर लिया इनका, इधर भी इधर भी, और इसका भी बच्चों मैंने क्या निकाला, एरिया, और इस एरिया का नाम दे दिया मैंने A2, क्या नाम दे दिया, A2। तीसरा एक और एक ले लेते हैं, मान लो फिर से 1 महीने का काम हो गया, फिर मैं छुट्टी पे गया, फिर कुछ दिनों बाद आया, मैंने देखा सन उस टाइम पे यहां पहुंचा हुआ है, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद फिर उसके बाद 1 मंथ का फिर से मैंने वेट लिया, 1 महीने फिर से वेट किया मैंने, जब 1 महीने वेट किया तो देखा मैंने सन अर्थ जो है यहां से यहां मान लो पहुंचा हुआ है, यहां पे ग्रीन कलर, हाँ मिल गया, और इसका भी मैंने बच्चों एरिया निकाला, इसका नाम हमने दे दिया A3। अच्छा, जब A1 A2 A3 को देखा गया तो सबसे अच्छी बात यह थी कि जितना A1 था उतना ही A2 था, उतना ही A3, मतलब तीनों का एरिया सेम आया, और ऐसा ही हुआ, यही सच है, तीनों का एरिया क्या आया, सेम आया, A1 A2 A3 सेम आया, मतलब A1 की वैल्यू अगर 100 है तो A2 की भी वैल्यू 100 है, A3 की भी वैल्यू 100 ही आई। क्या समझा इससे, जरा समझते हैं अब ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कि अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर फोर्स कम लगाऊंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जरा यहां पे देखते हैं क्या हुआ, तुम अभी आगे पढ़ोगे, नेक्स्ट इसके बाद वाले टॉपिक में ही शायद पढ़ोगे, हाँ इसके बाद वाला टॉपिक शायद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रहेगा, उसमें ही पढ़ने वाले हो, बट फिर भी अभी के लिए बता दूं कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और जब दो बॉडीज एक दूसरे से दूर होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। अब जरा देखते हैं, यहां पे अगर देखोगे सन से अर्थ नजदीक है तो यहां फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो अर्थ की स्पीड है वो ज्यादा रहती है, तो 1 महीने में देखो वो इतनी दूर चला गया, दिख रहा है, इतनी दूर चला गया। लेकिन वही जब यहां वाले केस में हम गए तो यहां पे हमने देखा कि अर्थ जो है वो अब सन से काफी दूर है, दूर है तो फोर्स कम हो गया, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, तो फोर्स कम हो गया, फोर्स कम होने से इसकी स्पीड कम हो गई, तो देखो पहले वो इतनी दूर गया था, अब वो इतना ही जा पाया सिर्फ, समझ में आया। वैसे ही सेम यहां पे भी है कि यहां पे भी आने के बाद इससे तो दूर है बट इससे नजदीक है, ठीक है, तो यहां पे फोर्स थोड़ा बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में बढ़ गया फोर्स, तो यहां स्पीड बढ़ गई, तो इतना एरिया, इतना जगह दूर डिस्टेंस कवर किया, और इस वजह से इन सबका एरिया क्या आया, सेम आया, ठीक है। आप आगे जाओगे तो इसी का अभी जैसे इतना तुमने लिखा है कि अ लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आगे जाके आपको इतना बड़ा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आगे जाके सिर्फ एक इतनी सी लाइन लिख दो, आपका काम हो जाएगा, मतलब आफ्टर 10th 11th में। अभी भी अगर तुमको याद ना आए तो ये वाला स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्या, द एरियल वेलोसिटी, द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, क्या रहता है वो, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब एरिया बनाने वाली जो वेलोसिटी होती है प्लैनेट की वो कांस्टेंट होती है, फिक्स, मतलब सबका एरिया सेम रहेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर अभी तो आपने बोला कि वेलोसिटी अलग अलग है, जब नजदीक है तब वेलोसिटी ज्यादा, जब दूर है तो वेलोसिटी कम, तो मैंने वेलोसिटी की बात नहीं की है गाइस, मैंने किसकी वेलोसिटी बात, कौन सी वेलोसिटी की बात की है, एरियल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो एरिया बना रहा है, मतलब यहां से ऐसा गया, ये वाली वेलोसिटी, इसका भी एरिया उतना ही, फिर यहां पे देखोगे
इसका भी एरिया उतना ही। तो ये जो एरिया बनाने वाली वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होती है, तो इतने में काम बन जाता है। बट अभी 10th में वो आपकी बुक में यही दिए हैं और शायद वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप यही लिखें, तो पढ़ लेना। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 मंथ के लिए काम किया, वहां 3 महीने तक इंतजार किया, नहीं नहीं नहीं। 1 मंथ मतलब 1 मंथ, टाइम सेम होना चाहिए। एक दिन लेना है 1 डे सबके लिए लो, 2 डेज लेना है 2 डेज, जैसे मैंने 1 मंथ लिया तो 1 मंथ लो, ठीक है। थर्ड लॉ समझना मतलब आसानी है, ऐसा नहीं है कि टफ है, और समझ लोगे आप, बस खाली ध्यान दो थोड़ा। क्या बोला गया? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, पीरियड का मतलब ये टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चक्कर मारने में जितना टाइम लगता है वो ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। जरा समझते हैं ये क्या है, यहाँ पे डॉट, ठीक है। ये रहा, ये हमारा सन, येलो कलर का सन, ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है। ये रहा अर्थ, चलो ध्यान देते, यहाँ पे अर्थ घूम रहा है, वो एलिप्स में घूम रहा है, क्लियर है। तो इन्होंने बोला द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड मतलब इसको पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है उसे ही पीरियड नाम दिया गया है। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है मतलब स्क्वायर ऑफ पीरियड मतलब टाइम का स्क्वायर। यहां लिखूं मैं, जरा यहां लिखता हूं ढंग से देखो, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा टाइम है? एक चक्कर मारने में जितना टाइम लगता है, जैसे अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज, एक साल। एक साल में एक चक्कर मार लेता है, वैसे ही हर एक प्लेनेट का होता होगा भाई अपने सन के अराउंड कितने दिन में मार रहा है। तो अगर अर्थ ले रहे हो तो टाइम कितना हो गया? 365। तो टाइम का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। आर का क्यूब मैं लिख देता हूं, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये मीन डिस्टेंस है, समझाता हूं मैं, टेंशन ना लें अच्छे से, ठीक है। यही है लॉ, यहां पे समझते हैं कि इनका ये वाला क्या कहने का मतलब है। इनका ये कहना है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, पूरा घूमने में जो टाइम लगा उसका स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये वाला डिस्टेंस, बहुत जल्दी क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि सर ये वाला डिस्टेंस तो हर जगह चेंज हो रहा है, मैं कौन सा लूं? ये वाला आर लूं या ये वाला आर लूं या ये वाला आर लूं? क्योंकि कभी ना कभी तो अर्थ यहां पे भी रहेगा, कभी ना कभी तो अर्थ यहां पे भी रहेगा, तो ये वाला डिस्टेंस लूं क्या या ये वाला लूं क्या? तो इसीलिए तो कौन सा वर्ड यूज किया गया है? मीन डिस्टेंस लेना है, एवरेज डिस्टेंस लेना है, मीन डिस्टेंस लेके उसके साथ कैलकुलेट करना। ना ये लेना है, ना ये लेना है, ना ये लेना है, ना ये, ना ये, कोई नहीं लेना है। इन सबको मिला के एक मीन डिस्टेंस जो आता है वो लेके अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमें टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब होता है। यहां से अगर हम थोड़ा और अच्छे से लिखें तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के आर का क्यूब। आर क्यूब को नीचे ले लूं तो हम लिख सकते हैं, कहां लिखूं मैं? यहां पे लिख दो, टी स्क्वायर बाई आर नीचे चला गया तो आर का क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपका जो लॉ है, यही आपका क्या है? लॉ है। क्लियर हो रही बात है? ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो रिवॉल्व हो रहा है उसके जितना टाइम लग रहा है उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने पेज नंबर नेक्स्ट, पेज नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि थर्ड वाला क्या है, देखते हैं। इसमें कुछ डेटा तो मैंने लिखा नहीं है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था कि क्या हो रहा है। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों क्या बोला गया, उन्होंने क्या बोला है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसको दिया था न्यूटन ने। तो कुछ चीजें तो पहले इसके ऊपर, इसके बारे में जान लो पहले। न्यूटन ने दिया था, इस लॉ का नाम है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है ये एक ऐसा लॉ है जो पूरे यूनिवर्स में चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अर्थ पे ही ये सारी चीजों को लगा सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं। तुम अर्थ पे रहो, मून पे रहो, जुपिटर पे रहो, किसी और गैलेक्सी में, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रहो, वहां के किसी प्लैनेट पे पड़े रहो, कहीं पे भी, इवन स्पेस में पड़े हुए हो, पूरे यूनिवर्स में तुम किसी भी जगह पे रहो, ये वाला लॉ आपके ऊपर काम करेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का लॉ क्या है? न्यूटन ने एक ऐसी बात बताई थी, उन्होंने बात क्या बताई थी, उन्होंने सही बोला था, और देखो क्या बोला था।
पहली बात तो ये लॉ पूरा बच्चों मास बेस्ड है, मास पे बेस है। मास मतलब थोड़ी देर में वो भी पढ़ोगे आप, बट समझ लो मास मतलब वजन होना चाहिए, ठीक है, समझो जरा। इन्होंने ये बोला कि दो बॉडी कोई भी हो, मान लो यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m1 है, यहां पे एक बॉडी है जिसका मास m2 हो, और इनके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है। क्या है? d है। उन्होंने बोला एक बॉडी है जिसका मास m1 मान लो है, एक बॉडी m2 है जिसका मास m2 हो गया, और डिस्टेंस उनके बीच का सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस मान लो d है। तो इनका ये कहना था ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहां मैं बैठा हूं और जहां आप वीडियो देख रहे हो, जहां पे भी आप बैठे हो, आपके बॉडी के पास भी मास है, मेरे बॉडी के पास भी मास है, तो हम दोनों की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मतलब एक बिल्डिंग इस तरफ बनी हुई है, एक बिल्डिंग इस तरफ बनी हुई है, तो ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ यहां है, मून वहां है, अर्थ और मून भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। मतलब मैं यहां हूं, मेरा दोस्त अगर मून पे बैठा होगा तो भी हम दोनों की बॉडी एक दूसरे को खींच रही है, ऐसा यूनिवर्सल लॉ का कहना है। और ये करेक्ट है, ये मत सोचना कि आगे चल के ये गलत में प्रूफ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा उन्होंने सही बोला है। बस खाली फर्क है तो सर हमें फील क्यों नहीं होता? अगर सच में हम दो दोस्त बगल में बैठे हैं और एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो फील क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फोर्स बहुत कम होता है गाइस, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, तो हमें फील नहीं होता। ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा एक वीकेस्ट फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं होता, इसलिए हमें फील नहीं होता। खैर समझ में आया। तो इन्होंने बोला कोई भी दो बॉडीज हो, दो बॉडी, तीन बॉडीज, कितनी भी बॉडीज हो, जिनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो और दोनों के पास मास होना चाहिए, बस मास। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उनके पास क्या होना चाहिए? मास। जैसे अभी एक और चीज जानते हो आप, लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट बना है फोटोन से, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मासलेस है बच्चों। मासलेस से मतलब इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर ऐसा मत सोच लेना कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में या कोई भी दो पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे, ना 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 ना, वही ऑब्जेक्ट वही पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिनके पास क्या पाया जाएगा? मास। उन्होंने बोला मास होना चाहिए उसके पास, और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो इन्होंने कैसे इस लॉ को समझाया और कैसे बनाया, काफी कुछ इन्होंने बोला है इसके अंदर। तो थोड़ी जगह मैं खाली कर लेता हूं, एक सेकंड, मेन चीज ही गायब हो गया। हाँ चलो ध्यान दो, क्या बोला है, क्या समझाया इन्होंने। पहले मैं डायग्राम से समझाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। इन्होंने बोला दो बॉडीज, मान लेते हैं ये बॉडी ए है जिसका मास m1 है, ये इसका सेंटर, ये बॉडी दूसरी है जिसका मास m2 है, ये उसका सेंटर। सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है मान लेते हैं हम d, ठीक है। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। मतलब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, ये जो फोर्स है, ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि ये दोनों फोर्सेस, अगर मैं इसे F1 नाम दे दूं, इसे F2, तो बच्चों F1 और F2 दोनों इक्वली हैं, बस अपोजिट। यहां मैंने माइनस साइन यूज किया है, माइनस साइन यूज होता है इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट, इसके लिए वहां पे माइनस साइन आया है, और कुछ नहीं। बाकी दोनों फोर्स सेम है। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक पेड़ है मैंगो का, आम का पेड़ है, उसमें एक आम लटका हुआ है, अर्थ है, तो अर्थ मैंगो को अपनी तरफ खींच रहा है। मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से मैंगो को, अर्थ जो है वो मैंगो को अपनी तरफ खींच रहा है, तो मैंगो भी अर्थ को 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा नहीं कि अर्थ ज्यादा तेज खींच रहा है या मैंगो कम फोर्स लगा रहा है, नहीं नहीं नहीं, दोनों इक्वल इक्वल फोर्स लगाते हैं। मतलब जितना फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर लगाता है। डाउट आया होगा कि फिर ऐसा क्यों होता है कि अर्थ की तरफ चीजें आती हैं, फिर अर्थ को भी तो उनकी तरफ जाना चाहिए, बट नहीं बेटा। याद रखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास भी तो है यहाँ पे फोर्स में, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, वहीं मैंगो का मास बहुत कम होता है तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है। और याद है एक्सेलरेशन का काम है स्पीड चेंज करना, इसकी वजह से मैंगो नीचे आता है। थोड़ा और डिटेल में चाहिए रहेगा तो कभी और किसी वीडियो में, आज हमारे पास उतना थोड़ा समय की कमी है, तो मेन मेन चीज समझ लो आप, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, एफजी लिख दूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास का। मतलब m1 और m2 के दोनों मास को मल्टीप्लाई कर दो, उसके प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर मास बढ़ाया सर तो फोर्स भी
बढ़ जाएगा। मतलब अर्थ की जगह अगर मैं सन को ले लूं तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा रहेगा, क्योंकि सन का मास क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ। अर्थ की जगह मैं मून रख लूं तो मून का मास कम है, तो इसलिए उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। मून की जगह मैं खुद को रख लूं तो मेरा मास तो मून के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, तो मेरी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। उनके सेंटर से सेंटर तक के जो सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये क्या बता रहा है कि सर अगर डिस्टेंस आपने बढ़ाया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना, इनवर्सली मतलब डिनोमिनेटर में जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो उल्टा बिहेवियर रखती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो सेम बिहेवियर रखते हैं, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर से अगर देखो ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर में, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। अब जरा समझते हैं और आगे थोड़ा। तुमको पता है ये फॉर्मूला अभी बनके रेडी नहीं हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहां पे लगता है एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। ये जो जी मैंने लिखा कैपिटल इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है बच्चों, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आप भूल नहीं सकते बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा हर बार, जब तक आपका बोर्ड हो नहीं जाता तब तक। हालांकि उसके बाद भी अगर आप साइंस फील्ड में जा रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, बट अभी तो अपने 10th के लिए ये वैल्यू कभी भी पूछी जाती है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ में आई चीजें, क्या बताया उन्होंने, दो बॉडीज अगर हैं तो अच्छा दोनों बॉडीज अट्रैक्ट करेंगे ये तो न्यूटन ने बता दिया था, अब वो ये बता रहे हैं कि फोर्स कितना लगेगा। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर। याद रखना सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, मैं कम से कम 4 से 5 बार ये चीज बोल चुका हूं कि फोर्स कहां से कहां तक का लगना चाहिए, सेंटर से सेंटर तक का। और फिर उसके बाद जब दोनों को कंबाइन किया तो आया एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। और फिर हम यहाँ पे आए तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया हमने और लगाया जी, कैपिटल जी मतलब कांस्टेंट, m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो क्या इतना लिख के काम बन जाएगा, 3 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, नहीं। मेन चीज तो इसमें है इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट अपने वर्ड्स में दे रहा हूं, तुम खाली समझो। ठीक है, मैं क्यों स्टेटमेंट बाद में दे रहा हूं, हालांकि एग्जाम में पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है फिर ये सब कहानी लिखनी है, बट फिर भी मैं लास्ट में क्यों दे रहा हूं, सो दैट कि आपको स्टेटमेंट याद रखने में ज्यादा दिक्कत ना हो बच्चों। स्टेटमेंट क्या होगा इसका, इफ टू बॉडीज, कितने बॉडीज, टू बॉडीज हैविंग सम मासेस, क्या दोनों के पास मास है, यस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ओके, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर बाय अ फोर्स, and that force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between their center। खत्म, समझ में आया क्या, मैं लिख के बताता हूं क्या बोला उन्होंने, if two bodies having some masses and separated by some distance, then they will attract each other। टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ लो इसको बच्चों, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो क्या, इफ टू बॉडीज हैविंग सम मासेस एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दो बॉडीज जिनके पास मास हो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हो, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये कहानी खत्म हो गई, अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स, एंड दैट फोर्स
is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between their center. बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसके साथ पढ़ोगे तो इजी जाएगा। समझ में आए? मतलब फटाक से मैं एक बार सीधा सिंपल सा रिवीजन करवाता हूँ इस पूरे टॉपिक का। समझ में तो आ गया होगा क्या बोला उन्होंने। यहाँ से देखो उन्होंने क्या बोला, कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ गया तो सीधा सिंपल क्या बोलो, स्टेटमेंट लिखो। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, इफ टू बॉडीज हैविंग सम मासेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यहाँ पे आओगे डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद क्या लिखोगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। So f is proportional to m1 m2 divided by d का स्क्वायर। यहां पहुंचोगे तो f is equals to capital G m1 m2 divided by d का स्क्वायर, where capital G is the universal gravitational constant. The value of capital G is 6.67 into 10 raised to -11 Newton meter square per kg square। खत्म। क्लियर? कुछ इस तरीके से आपको ये चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ डाउट्स अगर आ रहे होंगे तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 3 था। नाउ पेज नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 4 क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तक हमें अगर फॉर्मूले के बेस पे अगर पूछा जाए कि सर हमें फॉर्मूले के बेस में इस चैप्टर में क्या नॉलेज मिला, तो एक ही फॉर्मूला हमें मिला, क्या, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। तो सर ये कौन सा टॉपिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बच्चों ये है क्या चीज, एक्चुअल में तो है ये फोर्स। और जहां फोर्स होता है तो फोर्स का अभी थोड़ी देर पहले मैंने अगर याद हो तो फर्स्ट वाले पेज पे मैंने क्या बताया था आपको, कि कुछ भी हो एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो होता ही है। तो मतलब यहां पे भी एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा। देखो जरा, अगर ये फोर्स है तो इस फोर्स के पास भी मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो उसी एक्सेलरेशन को हमसे निकालने के लिए बोल रहे हैं कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन कितना होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा मैं बनाता हूं डायग्राम, उसको जरा देखो फिर हम समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ये अर्थ है बच्चों, और अर्थ का मास में मान लेता हूं कैपिटल M, अर्थ का रेडियस में मान लेता हूं बच्चों कैपिटल R। क्या, कैपिटल R। ये हो गया इसका सेंटर। अच्छा एक क्वेश्चन अगर कभी भी 1 मार्क के लिए पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, अगर ये पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगता है, तो याद रखना हमेशा प्लेनेट हो या कुछ भी हो उसके सेंटर पे लगता है। कहाँ लगता है, सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ रहा, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, मान लो ऐसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका मास हम m ले लेते हैं। तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। तो एक बात बताओ, क्या अर्थ इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। कहां कर रहा होगा, सेंटर की तरफ कर रहा होगा। अगर हम ये बात मान ले कि ये अर्थ है और अर्थ का ये सेंटर है, ये मास है, ये हम अर्थ के ऊपर, जैसे अभी मैं खुद अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं, तो क्या अर्थ मुझे नहीं खींच रहा होगा, बिल्कुल खींच रहा होगा। मैं एक्चुअली में हूं इस टाइम पे फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन अगर आप खुद से सोचो एकाएक मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए तो मैं कहां पहुंचूंगा, सीधा सरफेस पे पहुंचूंगा। क्यों पहुंचा, क्योंकि मुझे अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है तो मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मेरे ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन। वही एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है गाइस। तो चलो देखते हैं, मास m है, r ये हो गया, ये m हो गया। तुम बोलोगे सर इसका तो अर्थ का रेडियस ले लिए लेकिन बॉडी का रेडियस, तो अर्थ के कंपैरिजन में बॉडी बहुत छोटी है तो उसका रेडियस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बड़ी होती बॉडी तो मैं बिल्कुल लिया होता, बट अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रेडियस हो गया, ये मास हो गया, ये कैपिटल M हो गया। चलो इनके बीच में फोर्स निकालते हैं। तो इनके बीच का बच्चों जो फोर्स होगा वो क्या आएगा, जरा देखो, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यही फॉर्मूला अभी डिराइव किया था। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल G, m1 कितना है, कैपिटल M ले लेता हूं अर्थ, m2 कितना है, स्मॉल m लिया है मैंने, स्मॉल m,
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r, तो r का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अच्छा ये फोर्स है क्या, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। हो सकता है आपको डाउट आया होगा कि सर आपने स्मॉल छोटा वाला m क्यों लिया, बड़ा वाला m क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम किसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, छोटे वाले पे। एक्सेलरेशन मेरे ऊपर लग रहा है ना, अर्थ तो बहुत बड़ा है यार, उसका एक्सेलरेशन जीरो में रहेगा, हम वहां से कहां से निकल के हम उसको कैसे ऊपर खींच पाएंगे अपनी तरफ, फोर्स हम दोनों लगा रहे हैं बट जाऊंगा मैं ही उसकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान हो तो m से m क्या हो गया, कैंसल। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों आया कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब ध्यान देना इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कंफ्यूज होते हैं, बस एक m का फर्क है ना, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा इसी एक्सेलरेशन को इस चैप्टर में g से नाम रिप्रेजेंट किया गया जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। कई बार आपने ये नाम सुना होगा ग्रेविटी। तो अगर आपसे बोला जाए g क्या है, तो g की वैल्यू, g का फॉर्मूला आया, एक ही जगह g रख दो तो कितना आ जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। जरा समझते हैं इसको, g क्या होता है हमारा, वैल्यूज। g की वैल्यू कितनी है जरा पुट करते हैं अभी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ, मास अर्थ का वजन कितना होता है, मास कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, कितना 6400, मतलब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 6.4 इंटू 10⁶, और इसका हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। चलो दिखाता हूं मैं तुमको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो ये लिखा मैंने g, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब पहले से ही किया हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूं ये, तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हाँ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट क्यों लिया, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट, सॉरी जी इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट बच्चों क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं याद हो तो आपने 9th में पहला ही चैप्टर पढ़ा था आपने, मोशन नाम का, है ना, मोशन से रिलेटेड आपने जहां पे न्यूटन के लॉस पढ़े थे वहां पे आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी, सारे टर्म्स पढ़े हुए थे। तो यही थी ग्रेविटी हमारी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया किसके लिए, अर्थ के लिए। अब अगर यही यही ग्रेविटी मुझे मून के लिए निकालनी होती तो मैं कैपिटल जी तो वही रहता, मास में किसका लेता, मून का, रेडियस में किसका लेता, मून का, और उसका स्क्वायर करके मैं उसका भी निकाल लेता। नॉलेज के लिए ध्यान रखो, क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम कम है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी को 6 से डिवाइड कर दो तो मून की ग्रेविटी निकल के आती है। मतलब समझ रहे हो कि वहां कितना है, मतलब जैसे यहाँ पे अभी मैं मान लो यहाँ अर्थ पे हूँ, मैं अर्थ पे हूँ तो मेरे ऊपर ग्रेविटी 9.8 की लग रही है, मतलब मैं अगर उछल रहा हूँ तो मैं ज्यादा नहीं उछल पाऊंगा, क्यों, क्योंकि अर्थ मुझे 9.8 के एक्सेलरेशन से नीचे खींच रहा है। लेकिन अगर मैं यही मून पे चले जाऊं तो मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, मतलब वो मुझे ज्यादा तेज खींच ही नहीं रहा है। मैं अगर ऐसे खींचूंगा मैं शायद थोड़ा ऊपर जाऊं आराम से, फिर आराम से नीचे आऊंगा। बात समझ में आ रही, इसलिए लोग जितनी कम ग्रेविटी होगी उतना ही आपको वेटलेसनेस फील होगा, मतलब ज्यादा वेट आपको फील नहीं होगा आपका। आगे वो भी टॉपिक्स आ जाएंगे, क्लियर है गाइस। तो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अर्थ की ग्रेविटी है। मून की निकालनी होगी तो मून की वैल्यूज रखना, जुपिटर का निकालना होगा तो जुपिटर का लिखना। तुम्हें अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आया तो ये सारी वैल्यूज आपको दिए रहेंगे, दोनों वैल्यूज, बस खाली जी की वैल्यू वो नहीं दिए रहेंगे शायद, और वैसे ये वैल्यू भी देते हैं बट नहीं भी दिए रहेंगे, तो आप याद रखना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, चौथा पेज भी हमारा हुआ कंप्लीट गाइज, मतलब देखा जाए तो अब हम 50% कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा थियरी पार्ट है बच्चों, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी मतलब क्या जी की वैल्यू हर जगह सेम रहती है या फिर अलग रहती है, जी की वैल्यू सेम या फिर अलग रहती है, मतलब जी की जो वैल्यू है अर्थ पे 9.8 जो हमारा निकल के आया वो हर जगह सेम रहती है या फिर अलग रहती है। तो चलो जरा देखते हैं पहले जी की वैल्यू क्या हमसे बोल रही है। जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी आई हमारी, अभी हमने निकाला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, वो जो बंदा था जिसके ऊपर हमने ग्रेविटी की वैल्यू निकाली है वो कहाँ बैठा हुआ था, सरफेस पे। देखो सरफेस पे, तो कौन सा उड़ के ऊपर गया है या नीचे गया है, तो सरफेस पे ही है, तो वो कहानी सरफेस पे थी। ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ये सरफेस की कहानी थी। सरफेस में भी कुछ चीजें चेंज है। अब एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, बस। तो ये मान लो, अब
ड्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखो, ये रहा अर्थ, ये रहा सेंटर। ठीक है, हमें लगता है अर्थ ऐसा है, बट एक्चुअल में अर्थ ऐसा नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ एक्चुअली कंटिन्यूसली ऐसे घूम रहा है। तो ऐसा माना जाता है घूमते 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 घूमते, जब ऐसे घूम रहा है, घूमते घूमते इधर से वो थोड़ा चौड़ा हो गया, ऊपर से थोड़ा दब गया है अर्थ। मतलब एक्चुअल में अर्थ ऐसा ना होके थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा बोल दो, अच्छा लग रहा है देख के, ऐसा हो गया थोड़ा। ये हो गया इसका सेंटर। अब अगर इसे हम क्या बोलते हैं, ये दो पॉइंट जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोल। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो और यहां से यहां का डिस्टेंस, ठीक है, यहां पे डिस्टेंस अगर देखो तो कम है, ये वाला डिस्टेंस अगर देखोगे ज्यादा है। तो अभी हमने क्या बात किया, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम, और जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा, और फोर्स अगर ज्यादा है तो ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। मतलब सबसे ज्यादा ग्रेविटी सरफेस पे कहीं पाई जाती है तो पोल पे। पोल पे जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब अराउंड 9.8 पूरा होता है यहाँ पे, लेकिन इक्वेटर पे देखोगे तो 9.7 के अराउंड होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना हो तो सरफेस पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां पाई जाती है, पोल पे। इक्वेटर पे कम पाई जाती है, सबसे कम। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यू टू एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड की वजह से, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट, हाइट। मान लो ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, ठीक है, और तुम यहां सरफेस पे ना हो, तुम हाइट पे यहां पे चले गए कुछ h हाइट ऊपर, और ये अर्थ का रेडियस r। तो यहां पे अगर तुम g की वैल्यू सरफेस पे देखते तो कितना आता है, 9.8, लेकिन हाइट पे अगर तुम जाके देखोगे तो अब g की वैल्यू लेस देन 9.8 होगा। ऐसे ही ऊपर जाते 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 एक टाइम पे g की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी गाइस, समझ रहे हो मेरी बात, बहुत कम हो जाएगी, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत कम हो जाएगी, इतनी कि वो तुमको खींच ही नहीं पाएगा अर्थ। जैसे जो यहाँ से जो सैटेलाइट मून पे भेजी जाती हैं, या जो सैटेलाइट मान लो मार्स पे भेजी गई हैं, या जो सैटेलाइट हमारे अर्थ से बाहर भेजी जा रही हैं, वो क्या हो रही हैं, वो क्यों वापस नहीं आ रही अर्थ पे, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को जो खींच रहा है अर्थ, उसको क्रॉस कर चुकी है, इतनी दूर चली गई है। ठीक है, तो इतना जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। कैसी, आप हल्का फील करने लगोगे, कैसे हल्का फील करोगे। ठीक है, चलो और समझते हैं। तो ये तो ड्यू टू एल्टीट्यूड हो गया, हाइट पे जाओगे तो ये होगा। एंड लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक इसका ड्यू टू डेप्थ, कि अगर आप अर्थ के अंदर जाओगे तब क्या, मतलब डी, डेप्थ। मान लो ये अर्थ है, ये रहा उसका सेंटर। ठीक है, तो मान लो तुम यहां सरफेस पे होते तो कितना होता, 9.8। मान लो तुम सरफेस से नीचे आ गए, यहां आ गए, गड्ढा उड्ढा खोद के अंदर चले गए, तो आपको क्या लग रहा है सर, अच्छा यहां पे भी देख सकते हो क्यों कम हुआ ग्रेविटी, क्योंकि डिस्टेंस पहले यहां कम था तो 9.8, अब डिस्टेंस बढ़ गया तो ऑफ कोर्स फोर्स कम हो जाएगा, तो कम हुआ। यहां की बात करते हैं, यहां तो सर डिस्टेंस कम हो गया, मतलब यहां पे अगर हम g की वैल्यू देखने जाएं तो वो 9.8 से ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, यहां पे भी g की वैल्यू 9.8 से कम ही होती है। ऐसा क्यों सर, ये तो फिर यही हम जो पढ़े वही गलत साबित हो गया कि जब डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा। यहां तो डिस्टेंस कम हुआ है सर, फिर फोर्स ज्यादा क्यों नहीं हुआ, फिर ग्रेविटी ज्यादा क्यों नहीं हुई, इस बार ग्रेविटी कम क्यों हो गई, क्योंकि बच्चों इस बार इफेक्टिव मास कम हो गया। मास पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना, अब तुम्हें सिर्फ इतना ही मास लेना है, तो क्या इतना मास अर्थ के अंदर से बाहर निकल गया, नहीं, बाहर नहीं निकला, तुम्हारे ऊपर इतने मास का इफेक्ट लग नहीं रहा है। बहुत डीप में जाना होगा, फिर से बोल रहा हूं 11th में आना, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि जहां आप पहुंचते हो वहां से एक स्फीयर ड्रॉ कर लो, उतने ही मास आपके ऊपर काम कर रहा है अर्थ का, बाकी का मास कम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला ये है, कैपिटल जी एम, या ग्रेविटी का फॉर्मूला, चलो हम ग्रेविटी डिस्कस कर रहे हैं, तो जी एम बाई आर का स्क्वायर। अब आप खुद ही सोचो, आर तो कम हुआ सर, मास भी कम हुआ,
तो मास कम होने की वजह से फिर से ग्रेविटी क्या होने लगती है, कम। ऐसे जब तुम नीचे जाते 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 सेंटर पे पहुंचोगे तो सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 मिलेगी। तो अगर कल को ये पूछा जाए कि अर्थ पे ग्रेविटी कहां 0 है, तो बिना सोचे तुम 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है सीधा बोलो सेंटर पे ग्रेविटी 0 होती है। तो उन्होंने अगर बोला कि सेंटर के अलावा और कहां ग्रेविटी 0 हो सकती है, तो तुमको पता है ऊपर जाते 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 ग्रेविटी कम होती जाएगी। कहां जाके 0 होगी, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे पहुंचोगे, इन्फिनिटी मतलब तुम पहुंच ही नहीं सकते, बट मान के चलो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो दो जगह ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, एक इन्फिनिटी पे और एक होती है सेंटर पे। सेंटर पे पहुंचना आसान है, आसान तो नहीं है बट ठीक है, ठीक है। सरफेस पे सबसे ज्यादा पोल पे, इक्वेटर पे कम। हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, डेप्थ पे जाओगे तो भी ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, सेंटर पे जाके ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 0। चलो ये था पांचवा। आते हैं सबसे इजी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हाँ, हर बार पूछ लेते हैं लगभग ये क्वेश्चन, ठीक है। मास और वेट के बारे में पूछते ही हैं, अच्छा टॉपिक है कि मास और वेट है क्या। तो सबसे पहले मास क्या है वो समझते हैं। मास क्या है, ठीक है। तो मास, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, कि कितना मैटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वही उसका मास होता है। आपको मास से वजन लग रहा होगा, बट ध्यान समझना, मास और वेट दोनों अलग अलग हैं, बहुत अलग है। वेट की बात करते हैं। वेट इज द फोर्स experienced by the body due to gravitational force, है ना, या ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा बोलते, ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा समझ में आए। मतलब वेट क्या है, फोर्स है। मतलब अभी तक आप जब भी वेट अपना निकालने जाते थे, मान लो आप गए वेट निकालने, समझो इस चीज को जरा। मान लो आप गए दुकान पे और आपने बोला, आपने निकाल के आया, आपने बोला सर मेरा वेट है 40 केजी। तो एक्चुअली यही आप गलत बोल रहे हो, हम सब गलत बोलते हैं गाइस। हम एक्चुअली, कोई बच्चा अगर ये बोल रहा है या कोई आके ये बोल रहा है कि मैं 40 किलो का हूं, तो वो 40 किलो का हो ही नहीं सकता, वो वेट बता रहा है, मास बता ही नहीं रहा है। मास का यूनिट बच्चों होता है केजी, मास का यूनिट केजी होता है, वेट का यूनिट केजी नहीं होता। वेट क्या है, एक फोर्स है, फोर्स, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो एक्चुअली हमें आके ये बोलना चाहिए कि मैं 40 किलो का नहीं हूं, मैं 40 न्यूटन का हूं, मैं 60 न्यूटन का हूं, ये बोलना चाहिए। मतलब वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो बच्चों, ये भी क्लियर, ठीक है। यूनिट इसका क्या होता है, न्यूटन होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा समझते हैं इस चीज को थोड़ा अच्छे से। एक्चुअली वेट का जो फॉर्मूला होता है, जो वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है मास, ये वाला, इनटू ग्रेविटी। कई बार आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, ऐसा लिखा हुआ कि W इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी, यही वेट होता है। यही क्या होता है, वेट होता है। वेट क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। मतलब समझो, अगर कोई आके ये बोल रहा है कि मैं सर, जैसे एग्जांपल, कोई आके ये बोल रहा है कि मैं 40 केजी का हूं, अभी फिर से उसी एग्जांपल पे चलते हैं, 40 केजी, तो एक्चुअली वो 40 केजी नहीं, 40 न्यूटन का है, ठीक है। जरा इसमें पुट करते हैं, वेट उसका कितना आया, 40, मास, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है बच्चों, बट मान लेते हैं अगर हम 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो मास कितना आया। मतलब जो बंदा यहां आके तुमसे ये बोल रहा है कि सर जो भी चीजें अपने घर पे ये बोल रहा है कि मैं 40 किलो का हूं, वो 40 किलो का है नहीं, वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 4 किलो का है। वो तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए उसको ज्यादा, उसका 40 केजी दिखा रहा है, बट वो 40 केजी नहीं, वो कितना हो गया, न्यूटन हो गया।
क्या हो गया, न्यूटन हो गया वो 40। तो हमें न्यूटन बोलना चाहिए, बट हाँ सब लोग वही बोलते हैं हर जगह, यही पूरे अर्थ पे, कौन सा जिस जगह पे मैं हूं वही ग्रेविटी लग रहा है, पूरे अर्थ पे लग रहा है, तो सबकी वही हालत है, मेरी थोड़ी सबकी। खैर, तो याद रखना वेट और मास में डिफरेंस है। तो मतलब अभी से अगर कोई ये बोले कि भाई मैं 60 केजी का हूं, तो समझ जाना 60 केजी मतलब ग्रेविटी मिला के बात कर रहा है, मतलब वो 60 न्यूटन की बात कर रहा है। एक्चुअल में तो डिवाइड बाय 10 कर देना, 6 किलो का है वो। समझ में आ रहा है? जैसे मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं, कोई बोले कि अरे ये इंसान 100 केजी का है, तो उसको डरना नहीं चाहिए, वो सिर्फ 10 केजी का है ना। डरना, वो 100 केजी सिर्फ किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वो 100 केजी का है नहीं, वो 10 केजी का है। मतलब उसके अंदर के बॉडी के अंदर जो उसके मसल्स है, जो सारी चीजें हैं, उनका सच में मास निकाला जाए सिर्फ 10 केजी आएगा। वो तो अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए उतना ज्यादा दिखा रहा है। तो जब भी कोई अपना वेट करवा के आए और उसे ऐसा लगता हो कि नहीं मेरा वेट बढ़ गया है ना, जैसे बहुत सारे आपको पता होगा, जैसे लड़कियों का कहना रहता है कि वो अपना वेट नहीं बताती है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनका वेट उनको लगता है बहुत ज्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात समझो, अगर वो 60 किलो बता रही है तो समझ जाने उनका 6 किलो है। 55 केजी बता रही है मतलब 5.5 किलो के। न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, तो न्यू बॉर्न बेबीज को हॉस्पिटल में क्या बोला जाता है कि अरे ये 2.5 किलो का है। वो 2.5 किलो का नहीं होता, वो 250 ग्राम का होता है। समझ रहे हो? वो 250 ग्राम का होता है, बस खाली उसके ऊपर ग्रेविटी 10 की लग रही है, ये वाली जी वाली वैल्यू लग रही है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जानकारी के लिए भी। तो एक्चुअल में मास क्या होता है? मास का यूनिट केजी होता है, वेट का यूनिट बच्चों न्यूटन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अपने न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। तो व्हाट इज मास? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो होता है। क्लियर है? चलो, तो हमारा 6 भी हो गया। 3 पेज और बचे बच्चों। 3 पेज में से एक पेज है हमारा फ्री फॉल का आ गया। फ्री फॉल क्या है देखते हैं। फ्री फॉल क्या है? चलो, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जा रहा हो, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा लंबा, क्योंकि ये टॉपिक भी वैसा ही है। कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी आएंगे जो बहुत जल्दी खत्म होंगे, बट कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जो थोड़ा वैल्यू रखते हैं। अब मैं चाह के भी कितना भी स्पीड में पढ़ाऊं, कुछ चीजें तो मुझे बतानी ही पड़ेंगी। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब जो फ्रीली फॉल हो जाए, है ना। मान लो तुम लिफ्ट में हो और लिफ्ट में ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, एकदम लास्ट वाले फ्लोर पे पहुंचे हो। हाँ, 12 13 16 फ्लोर की मान लो बिल्डिंग है तुम्हारी, 16 फ्लोर पे तुम पहुंचे हो। एकाएक 16 फ्लोर पे से कोई रस्सी काट दे, तो रस्सी काटेगा तो तुम जब नीचे गिरोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम फ्री फॉल हो रहे है ना। मान लो ये पेन है, ये दिख रहा है आपको, इसको अगर मैं छोड़ दूं यहां से, तो इसको ये नीचे किसकी वजह से, अगर मैंने देखो ये रहा, इसको मैं यहाँ पकड़ा हूं, मान लो मैंने इसको यहीं से छोड़ दिया डायरेक्ट, यहां से छोड़ा, मतलब मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं क्या? नहीं, मैंने बस खाली इसको छोड़ दिया। तो जब मैं ये छोड़ा तो ये कहां गिरा? नीचे गिरा। नीचे किसकी वजह से गिरा? ये ग्रेविटी की वजह से। तो जब भी कोई चीज सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा हो, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर लगना नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिर रहा हो, तो उसे फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इफ अ बॉडी, लिख देते हैं डेफिनेशन, इफ अ बॉडी इज falling on the earth due to in the influence of only gravitational force, then it is free fall, then it is free fall। ठीक है बच्चों, मतलब कोई चीज सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अगर नीचे गिर रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। कोई भी चीज हो, समझ में? जैसे मान लो तुमने कोई चीज पकड़ी है, बॉल पकड़ी है, उसको छोड़ दिया, तो किसकी वजह से गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसको। हाँ, मैं इसी पेन को अगर मैं खुद से धक्का मार के नीचे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, ये फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी तो लगी रही है, मैं भी अपनी तरफ से ताकत लगाया हूं, वो नहीं चलेगा। सिर्फ किसकी वजह से गिरना चाहिए? ग्रेविटी की वजह से, उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल। ठीक है, बस इस टॉपिक में इतना ही था। बहुत सारे एग्जांपल्स इसके ले सकते हो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया जाए वो भी फ्री फॉल है। लिफ्ट का एग्जांपल तो मैंने ले ही लिया, है कि नहीं। मान लो ऊपर कोई प्लेन उड़ रहा है, एकाएक उसकी इंजन बंद हो जाए, मतलब मैं चाहता तो नहीं हूं बट बता रहा हूं कि मान लो उसका इंजन बंद हो जाए, तो बंद हो जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता, वो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेगा, भाई ग्रेविटी तो खींच लेगा, तो वो भी क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमारी केस में होती है। मान लो कोई पका हुआ मैंगो है, आम पेड़ पे पक गया एकदम, और पकने की वजह से, एकदम पकने की वजह से वो खुद से टूट के गिर रहा है, तुम पत्थर मार के नहीं तोड़ रहे हो, वो वाला काम नहीं, खुद से टूट के गिर रहा है। तो जब टूट के गिरेगा वो, तो वो भी क्या कहलाएगा?
फ्री फॉल, ठीक है, खुद से, क्योंकि वो किसकी वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से गाइस। चलो 8वां पेज पे चलते हैं, बड़ा प्यारा सा है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब एक्चुअली ऐसे टॉपिक्स है ना बच्चों, ये जो इसके बाद वाले 2 टॉपिक्स हैं, इनको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तुमको बता नहीं सकता, बताने की तो इच्छा बहुत है अंदर से मेरे, मतलब कि क्या क्या बता दूं, बट दिक्कत ये है ना कि समय की कमी है और उतना आपको पूछा ही नहीं जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले तो आप याद रखोगे बच्चों फॉर्मूला, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है -G m1m2 डिवाइडेड बाई R प्लस H। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्या मतलब है इसका, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वही मतलब है इसका, माइनस क्यों आया है, ये बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आए होंगे। बट समझो R प्लस H क्या है, जैसे कहने का मतलब मेरी ये हो गया कि मान लो कोई ये अर्थ है, यहाँ पे कोई एक मास m है, यहाँ पे कैपिटल मास, कैपिटल यहाँ पे जो मास है, अर्थ का मास कैपिटल M है, ऑब्जेक्ट का मास m है, डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा माइनस कैपिटल G, m1 हो गया कैपिटल M, m2 हो गया स्मॉल m, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया r, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से उठ के कहां लेके चले जाऊं, चलो ठीक है, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट मैं इसको यहां से उठा के, जाएगा कि नहीं जाएगा ये छोड़ो रहने दो, ठीक है। मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ, एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो इतनी ऊपर, तो इतने ऊपर ले लूंगा, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया r और ये हाइट h, अब पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया r प्लस h बच्चों। तो ये क्या होगा, ये अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पे स्मॉल m, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना है r और h मिलके r प्लस h, वही ऊपर लिखा है मैंने, वही ऊपर मैंने लिखा है GMM बाई R प्लस H, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं ना, तो यही होता है। अब डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो इसका डेफिनेशन तो बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग मिलते हैं, बट आप उतना मत लिखो, आप सिर्फ एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख लो, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द, ऐसा लिख दो सीधा से, मैं लिख के बता देता हूं, द पोटेंशियल एनर्जी due to gravitational force is known as gravitational potential energy, PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी, खत्म। इससे ज्यादा तुम भागो भी मत इस टॉपिक के पीछे, मैं तो यही चाहूंगा, इतने में ही इस टॉपिक को आप समाप्त कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो लास्ट पेज की तरफ चले हम, या कुछ और जानना चाहोगे इसके बारे में, वैसे मत ही जानो, क्योंकि मैं जितना घुसूंगा अंदर तुम उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, बड़ा मजा आता है इसको 11th-12th में पढ़ाते टाइम, बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं बच्चों। बट खैर अभी आपको इतना पता होना, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। माइनस साइन लगाना मत भूलना, नेगेटिव साइन इसीलिए होता है, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि अर्थ क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ बांध के रखता है यार, ठीक है। बाद में देखेंगे उन चीजों को, बट इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी, लास्ट टॉपिक, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ है, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ जरा, चलो ध्यान देते हैं। ये पेन है, मान लो इसके 2 मिनट का टॉपिक है यार, सब अब वो टॉपिक बचा ही नहीं, स्टार्टिंग वाले टॉपिक सिर्फ अच्छे थे बस, अब तो ये है अच्छे टॉपिक्स, बट आपको समझने की जरूरत नहीं है उतना 10th वालों के लिए। मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऊपर फेंका, ये वापस नीचे आया, क्यों आया भाई, ग्रेविटी ने लगाया। मैं थोड़ा और ऊपर फेंकूं, फिर से नीचे आया, मतलब फिर से ग्रेविटी लगी इसके ऊपर, थोड़ा और ऊपर फेंकूं, फिर से नीचे आया, मतलब फिर से ग्रेविटी लग रही है। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि ग्रेविटी खींच रही है इसको, और ये बार बार नीचे। मान लो मैं कोई इतनी तेज इसको फेंक दूं कि ये वापस ही ना आए, तो अगर मैं इतनी तेज इसको फेंक दूं कि ये वापस ही ना आए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एस्केप कर गया, एस्केप गया, निकल लिया, है कि नहीं। जैसे घर वालों ने कुछ पैसे दिए कि जा ये काम कर गया, तुम निकल लिए, तो वैसा वाला काम हो गया
कि तुमने फेंका, मैंने मान लो 5 की स्पीड दी, नहीं काम बना, वापस आ गया। 10 की स्पीड दी, नहीं काम बना। 20 की स्पीड दी, नहीं काम बना। मान लो 100 की स्पीड दिया और ये आया ही नहीं, तो हम बोल दिए हाँ 100 की स्पीड अगर किसी चीज को दिया तो वो वापस आने वाला नहीं है। तो 100 वाली जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ रही बातें एकदम अच्छे से, ठीक है। तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to which it can escape from the earth's gravitational pull। पुल मतलब जो अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है ना, उसको तोड़ के निकल लिया। अगर तुमने इतनी वेलोसिटी दे दी कि वो उसे तोड़ के निकल ले, तो हम उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी मिल गई है बच्चों। और एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू, वो होता है अंडर रूट 2gm/r, ठीक है। where g is the gravitational constant, m है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब जरा ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कुछ दिक्कत है? देखो जरा, 2gm/r है, मैं ऊपर भी r से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी r से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख दूं, चलेगा? gm/r²। अरे भाई नीचे भी r से मल्टीप्लाई किया ही हूं, तो r इंटू आर लिखने से अच्छा r स्क्वायर कर दूं। ये कुछ देख के ये थोड़ा देखा देखा नहीं लग रहा है? थोड़ा ये वाला पार्ट देखो जरा, मुझे तो लग रहा है। कहां देखा देखा लग रहा है, जरा देखते हैं। यही कहीं होगा, कहां होगा, कहां होगा, यहां देखते हैं, शायद यहां मिल जाए। देखो जरा, gm/r², और जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको भी जरा देखते हैं। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा gm/r²। यही तो स्मॉल जी है, अभी अभी आपने देखा। तो मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और ये पूरा टर्म हमारा बिहेव कर रहा है स्मॉल जी के जैसा, तो स्मॉल जी इंटू आर अंडर रूट 2gr, यही होती है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये सिर्फ अर्थ के लिए है, ये फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा। अगर मून का चाहिए तो यहाँ मास ऑफ मून रख दो, रेडियस ऑफ मून रख दो। जुपिटर का चाहिए, मास ऑफ जुपिटर रख दो, रेडियस ऑफ जुपिटर रख दो। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो जी वाला, तो ये जी अर्थ का होता है ना, तो अर्थ के लिए ये फॉर्मूला। जरा इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8, आर 6.4 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी -6 बोल रहा हूं, +6, 10⁻⁶। इनको चलो एक फिर से फास्ट कैलकुलेशन दिखाता हूं तुमको। ठीक है, मतलब ये भी मैंने नहीं किया, पहले से ही कैलकुलेट करके रखा गया है। इसे क्या बोलते हैं हम, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नॉलेज की बात है। मैं इसी पेन को अगर इतनी स्पीड से फेंक दूं, कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब ये 11.2, 11.2 किलोमीटर जाए 1 सेकंड में, अगर इतनी स्पीड से मैंने फेंक दिया, ये वापस नहीं आने वाला। ये अर्थ को छोड़ के किसी और तरफ निकलेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन से बाहर चला जाएगा, इतनी स्पीड इसकी मिल जाएगी। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो अर्थ से बाहर भेजे जाते हैं, उनको यही स्पीड दी जाती है। ये स्पीड दे के उसके बाद अर्थ से बाहर भेजा जाता है, ठीक है। तो 11.2, वैसे अगर मैं बताऊं तो वेलोसिटी, जो ये एस्केप वेलोसिटी, आपकी बुक 11.2 बोलती है, लेकिन अलग अलग आगे चल के आप बुक्स पढ़ोगे तो अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ वहां पे लिखा जाता है 11.2 टू 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड, इनके बीच में रेंज करती है। यहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया हमने, एक चीज तो ये भी ध्यान है ना, ऊपर जाते टाइम हवा का भी तो रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, वो भी तो जाते टाइम रोकता है। साइकिल अगर चला रहे हो फुल स्पीड में और हवा भी उल्टी तरफ चल रही है, तो तुमको लगता है तुम स्पीड में चला पाओगे? नहीं, क्योंकि हवा तुम्हें रोक रहा है। वही वाली कहानी यहाँ पे भी है भाई। तो जब 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 सैटेलाइट लॉन्च होगा, मिसाइल जब लॉन्च होगी, जाएगी फुल स्पीड में, तो हवा भी तो उसे रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए तो सैटेलाइट का शेप ऐसा दिया जाता है ताकि उसे हवा ज्यादा रोक ना पाए स्पीड में, इसलिए ऊपर से नुकीला बनाया जाता है। जब स्पेस मिशन में हम देखेंगे, तो अभी तो वहां के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये था बच्चों पूरा आपका चैप्टर,
पूरा चैप्टर मतलब पूरे चैप्टर में जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती है वो सारी चीजें मैंने डिस्कस करके रखा है, क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते। जो नहीं पूछ सकते वो मैंने बोला भी नहीं, वैसे कुछ बचा भी तो नहीं है जो डिस्कस करने के लिए हो। तो फटाफट एक, ठीक, 40 सेकंड का एक फटाफट हम एक देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, जिसके बारे में हमने पढ़ा फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाइल सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बारे में हमने ये सर्कल में देखा हुआ है, सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ केपलर। केपलर का ये प्लैनेटरी मोशन होता है। पहला लॉ उन्होंने क्या बोला, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। दूसरा, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड थर्ड वाला उन्होंने बोला, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। ये हमने पढ़ा। उसके बाद ये कुछ रिलेशन हमने देखे, ये रिलेशन गाइस याद रखना, आपको काम आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे हम गए तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा। इफ टू बॉडीज हैविंग सम masses separated by some distance then they will attract each other by a force and that force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। so यहाँ पे अगर हम आके देखते हैं, डायग्राम था हमारा, f is proportional to m1 m2 1 upon d का स्क्वायर, दोनों को मिला दिया, m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, G की वैल्यू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये रहा उसका स्टेटमेंट। फिर हम पहुंचे फोर्थ वाले पेज पे। कहाँ गया फोर्थ वाला पेज? हाँ, ये रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, तो हमने निकाला, फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा, मास से मास कैंसिल, एक्सेलरेशन आया। इसी एक्सेलरेशन को इस चैप्टर में जी से रिप्रेजेंट किया गया, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर, आर का स्क्वायर। सारी वैल्यू जब पुट किया तो हमारा आंसर आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी बताया मून का निकालना होगा तो मून का मास रखना, मून का रेडियस रखना, जो भी निकालना होगा। मून का जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स कम होता है, तो 9.8 मतलब जी ऑफ एम इज इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाई 6 करके देख लेना, तुमको इतना तो डिवीजन आता ही होगा। हालांकि मुझे वैल्यू पता बट मैं बताऊंगा नहीं, कुछ तुम भी तो करो। आगे चलते हैं। वेरिएशन इन जी, जी वेरी कहां करता है, तो सबसे पहले ध्यान दो, सरफेस की अगर हम बात करें, पोल पे सबसे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। ठीक है, हाइट पे अगर हम जैसे जैसे हाइट पे जाओगे जी की वैल्यू कम होगी, डेप्थ में जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे जी की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव मास कम हो रहा है, मास कम नहीं हो रहा है। बहुत सारी जगह बहुत लोग ये बोलते हैं मास कम हो रहा है, मास कहां से कम हो रहा है? तुम गड्ढा करके अंदर गए अंदर, और गड्ढा करके जो पानी में जो मिट्टी निकाले भी वो भी तो अर्थ पे ही पड़ा हुआ है, तो मास थोड़ी अर्थ का कम हुआ है। इफेक्टिव मास कम हो रहा है, जो तुम्हारे ऊपर लग रहा है वो वाला। ठीक है, तुम्हारे ऊपर लगने वाला इफेक्टिव मास थोड़ा कम लगने लगता है, तो वहां पे फिर से जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और सेंटर पे जाके जीरो हो जाती है। फिर हम पहुंचे सिक्स वाले पॉइंट की तरफ। सिक्स वाला पॉइंट हमसे ये बोला जा रहा है कि मास और वेट क्या होता है। तो अब जो कंफ्यूजन हमारा होता है कि मास और वेट क्या है वो दूर किया गया, काफी इसके ऊपर ज्यादा बात की गई है, अच्छे से बात किया हमने कि वेट और मास अलग है। मास एक्चुअली में अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी है, वेट इज अ फोर्स जिसकी यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, और भी बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था जो पहले फिर से रिपीट करने का मतलब नहीं होता। फ्री फॉल क्या होता है? इफ अ बॉडी इज फॉलिंग ऑन द अर्थ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर वो नीचे गिर रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो आगे अगर हम बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखा जो आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, लास्ट, एस्केप वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी जो बॉडी को क्या कर दे, अर्थ की ग्रेविटेशनल जोन से बाहर फेंक दे, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है √2gr, या सही फॉर्मूला अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू √2gm/r का 2gm/r। और इस तरह से इस चैप्टर का होता है समाप्ति। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में है तो इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं भी थोड़ा स्पीड में बोलने की कोशिश किया हूँ, फिर भी 1 घंटे से ऊपर जहां तक लग रहा है मुझे वीडियो चला ही गया होगा। ठीक है, तो इनको देखो, कुछ डाउट आ रहा होगा, इस कुछ भी आ रहा हो तो उनको जरूर पूछो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में। मैंने आराम से पढ़ाया, आपको चाहिए तो आप 1.5 पे करके 1.25 पे करके देखें, बट देखिए जरूर, फोकस्ड होकर देखें अच्छे से। कुछ डाउट आ रहा हो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके सारे डाउट्स ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम से पहले क्लियर हो जाए। किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको स्पेशल वीडियो या कुछ अलग से आपको चाहिए, जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा हो कि हाँ इस टॉपिक पे सर वीडियो बना दो, तो बिल्कुल उसके बारे में आप अपडेट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी से जब ये स्टार्ट हो गई है जर्नी हमारी, तो पहला चैप्टर तो अब आ चुका है, ऐसे ही आपको डे बाय डे, एक दिन में अगर एक चैप्टर आ रहा है तो दूसरे दिन सेकंड वाला चैप्टर आना कंफर्म है गाइस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा एक चैप्टर के बाद, हर डे बाय डे आपके पास अलग अलग चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे डेली। सिर्फ 45 मिनट 1 आवर के अंदर ही आपको टाइम निकालना रहेगा, आपका चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, और जितना हो सके उतनी मेहनत करें। ठीक है, बाय बाय।